के एक्सपीरियंसेस आपको हैं? टीवी पर बैठकर पार्टी को डिफेंड करना, पार्टी की बातें लोगों तक पहुंचाना, मुख्यमंत्री के साथ साथ काम करना, सलाह मशवरे वाला काम आपका, और उसके साथ कोशिश हो रही है कि आप यहां से चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। तो तय हो चुका है कि जवाहर यादव बादशाहपुर से आने वाले हैं, मेहनत तो बहुत हो रही है। देखिए, बादशाहपुर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक बने, इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी काम नहीं करती। सभी कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करती है और सभी कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। और केवल बादशाहपुर नहीं, पूरे हरियाणा की 90 सीटों पर काम कर रहे हैं। ये मानसिकता संकुचित मानसिकता है, इसको हम कांग्रेस की मानसिकता मानते हैं, आम आदमी पार्टी की मानसिकता मानते हैं कि एक व्यक्ति किसी एक सीट पर ही तैयारी कराए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता। सभी कार्यकर्ता तैयारी कर सकते हैं और कई बार लगता है कि ये चुनाव लड़ेगा, कई बार मंडल का साधारण सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाता है। ये तो जिनको तय करना है, परंतु हाँ, 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ है। सभी लोकसभा सीटों पर और सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है और वो मुझे लगता है। और दूसरा, जैसे आपने भी कहा कि चुनावी मोड पे सब कुछ आ गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन चुनावी मोड पे रहता है। तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समझना, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे लिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी को जीता है, अपने अंदर जीता है, तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव कब है कब नहीं, वो रोज काम करने वाला कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, जवाहर यादव जी, 90 की 90 सीटों पर तैयारी चल रही है और 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है, ये आप लोगों ने ठान लिया है। हालांकि मैं ये सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए अभी तो आगे तय होगा, मीटिंग्स चल रही हैं एनडीए की, जेजेपी की, बीजेपी की, लेकिन पब्लिक अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि ये किस तरह का रिश्ता है, किस तरह की कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तैयारी भी कर रही हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने की बातें भी कर रही हैं। उधर बार बार ये कहा जा रहा है कि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, कमल खिलाएंगे, बनाएंगे। देखिए, ये ठीक है, जो अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ऐसा कह रहा है या एक कार्यकर्ता के रूप में मैं ऐसा कह रहा हूँ, गलत नहीं है। हमारा जिस पार्टी के साथ आज हम सत्ता में मिलकर चल रहे हैं, उनका हमारा जो गठबंधन हुआ वो चुनाव परिणाम के बाद हुआ, हम मिलकर चुनाव नहीं लड़े। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरी दृढ़ इच्छा है कि अगली जो भी सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो हम तो 10 की 10 सीटें चाहेंगे कि उन पर जैसे इस बार कमल खिला हुआ है, आगे भी कमल खिले और आने वाले साल में जो पिछली बार 5-6 सीटों की कमी रह गई थी, इस बार वो कमी किसी पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल इस पर काम कर रही है। क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के सवाल तो भविष्य में मिलते हैं, वर्तमान में नहीं मिलते हैं। हम तो 90 विधानसभा और 10 लोकसभा पर दिन रात तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने ये कहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। पिछली बार विपक्ष बार बार कह रहा है कि पिछली बार ही लोगों ने नकार दिया था बीजेपी को, तो अब कैसे बनाएंगे सरकार? और अब तो हर वर्ग परेशान है बीजेपी की सरकार से। देखिए, वर्ग इस रूप में परेशान है, मैं नाम नहीं लूंगा। आपने मुझे बुलाया था कि यहाँ एक विपक्ष की पार्टी के नेता मेरे सामने होंगे, वो मेरे मित्र हैं, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, वो मेरे सामने नहीं है। तो डिबेट तो वैसे ही हो गई कि जब भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता को दूसरी पार्टी के बड़े नेता अपने समक्ष नहीं महसूस करते सहज रूप से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के। दूसरा, आपने कहा हर वर्ग परेशान है, निश्चित रूप से आपका नजरिया ठीक नहीं है, इसलिए हर वर्ग परेशान है। उदाहरण देता हूं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का बड़ा शोर है। हमारे यहाँ सूरजमुखी बिकता है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, राजस्थान में इसमें पंजाब में बिकता है 3200-3500, लास्ट वो 3600 रुपये गया। तो 6,000 में अगर 6,000, भैया आपकी ये डिस्टर्बेंस होती रहेगी तो मेरा कोई आने का फायदा नहीं, इसको ठीक कर लो जल्दी। अगर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सूरजमुखी बिकना गलत है और 3500 रुपये में खरीदना है, तो किसमें किसान सबल होगा ये जानता है। पंजाब की मैं चीज दिखाता हूं, क्योंकि आजकल
जो मेरा तैयारी भी थी, वो मेरे मित्र थे यहाँ, तो कुछ चीजें दिखाता हूँ कि पंजाब की स्थिति क्या है, जिसके कारण हम कहते हैं कि जितने भी नए प्रयोग हुए वो सब प्रयोग फेल हो गए। ये आज का 2 दिन पहले का पेपर है। पेपर की हेडिंग क्या है? पेपर की हेडिंग ये है पंजाब के बारे में ही, मतलब किसी को कंफ्यूजन ना लिखे, पंजाब में पनप रहा है घूसखोरी का नया ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? घूस पे अफसर कर्मचारी कहते हैं विजिलेंस रंगे हाथ पकड़ लेगी, गूगल पे से भेज दो कमीशन। आम आदमी पार्टी कह रही है। ये बहुत ढिंडोरा पीटते हैं पढ़ाई का कि हमने शिक्षा में कमाल कर दिया। सूबे की सभी स्कूलों का होगा सेफ्टी ऑडिट, असुरक्षित पाठशाला। पंजाब के 6 जिलों के स्कूलों में 68 कमरे अनसेफ है। अनसेफ उन कमरों को कहा जाता है कि जिसमें आप लीगली किसी को बैठा नहीं सकते। ये उनका स्कूल का तंत्र है। वो हमसे पूछते हैं बेरोजगार के बारे में। पंजाब का दिखा रहा हूं, बेरोजगार अध्यापकों और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। सीएम आवास के पास 3 घंटे धरना और लोग चढ़े हुए हैं बिजली के खंभों पर। यह आम आदमी पार्टी का मैंने स्कूल भी दिखा दिया, उनका रोजगार भी दिखा दिया। अब पंजाब देखिए, पंजाब की 22% कमाई ब्याज में जा रही है। जीडीपी का 47% कर्जा पंजाब के पास है। अगर हरियाणा से तुलना करें, पंजाब लिखा है टॉप पर लाल कलर में 47% और हरियाणा पे है 26%। यानी कि हमने जीडीपी का जो बार बार कांग्रेस या मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के हम पे क्वेश्चन चाहते हैं कि हरियाणा कर्जे में है, हरियाणा कर्जे में है, वो जीडीपी का 47% है और हम 22% है। आम आदमी पार्टी की हालत देखिए। पंजाब से वाया थाईलैंड होकर कनाडा पहुंच रहा है ट्रेडर फंडिंग का करोड़ों का घोटाला। ये आम आदमी पार्टी का चेहरा है। नशे को लेकर तो मैं क्या बताऊं, उसके लिए 1-2 खबरें पढ़ देता हूं। नशे को लेकर पंजाब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और हमने कैसा पंजाब बनाया है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल 2-3 हेडिंग पढ़ूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पहली हेडिंग है, नशा लेने वाले को पकड़ा तो नशा रोधी कमेटी के मेंबर को सप्लायर के साथी ने मारी गोली। पहली खबर। दूसरी खबर, नशा करने से रोका तो पिता को डंडे से पीटा, कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। दूसरी खबर, स्कूल की उम्र में नशा, कैरियर तक लत और शादी तक मौत, पीछे सिर्फ बर्बादी के किस्से पंजाब। तीसरी खबर, जवाहर यादव, एक सेकंड बस। फिल्लोर का गन्ना पिंड, चिट्टे की 4 पुड़िया बेचने पर 1 फ्री। ऑफर देखिए, चिट्टे की 4 पुड़िया ले 5वीं फ्री। ठीक है। इस ऑफर से बढ़ रही है नशे के ग्राहकों की चेन। गांव के 10 में से 7 युवा नशे के जवाहर यादव जी, एक दो लाइन और बस। नशा इंपॉर्टेंट है, युवा नशा हरियाणा में बढ़ रहा है। 10 माह मैं दिखाता हूं ना, अंतर बताऊंगा। 10 माह में 4 बेटों की मौत। मां बोली देख पाती तो आंखों के तारों को अंधेरे से खींच लाती। नशे पर टोकती रही पर मौत न रोक पाई। इससे अगली खबर लास्ट है, ये 1-2 और। अपने बेटे को शुरू से ही नशे से दूर रखना वरना पछताओगे। मैंने 4 साल में 3 बेटे खो दिए। चिट्टे से घर में तीसरी मौत, नशा बेचने वाले सगे बहन भाई। ठीक, ये है। और दूसरा लेकिन जवाहर यादव जी, नशा हरियाणा में भी बढ़ रहा है। नशे के खिलाफ आपने मुहिम भी चलाई है। उस मुहिम के साथ साथ बहुत से आपने घोषणाएं भी की हैं। लोगों को नशे से दूर रखने के लिए आपने कहा कि लोगों का सहयोग मिले तो हम उसको धराशायी भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुक्का बार भी बंद करेंगे, कदम उठाने, लेकिन बढ़ तो रहा है, कार्रवाई हो रही है, बढ़ तो रहा है नशा हरियाणा में। अब इसका उत्तर होता है नियत का। नियत क्या है? मुख्यमंत्री साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। साइक्लोन पूरे हरियाणा में चला, भी समापन हुआ। संतों की एक यात्रा फिर शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार नशे के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने जो पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है में हमारा सिरसा जिला पड़ता है, उसमें एक अलग से एसपी नियुक्त किया गया है नशा रोकने के लिए। हमारी नीयत ठीक है, हम उस अपराध के प्रति कठोर है, उसको रोकने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बाकी आज तक बता दीजिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कब नशे को रोकने के लिए कोई पहल की हो, कहीं सिस्टम में, किसी न्यूज़पेपर में नजर आई तो मुझे बता दीजिए। तो ये नियत का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि कानून बनने के बाद कहीं बहुत से अपराध ऐसे हैं जिसमें मौत की सजा है। आप कहेंगे कानून बना हुआ है, उसके बाद भी ऐसे अपराध हो जाते हैं मौत की सजा जिसमें होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कानून, हाँ उसको रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, नियत दिखनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
नशा रोकने के लिए जो उपचार किए सकते हैं उपचार केंद्र खोल रहे हैं, कानून के माध्यम से, समाज के माध्यम से, लोगों को शिक्षा देकर, धार्मिक गुरुओं के माध्यम से, युवाओं को व्यायामशाला देकर, ऐसे अनेक माध्यम है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री की नीयत स्पष्ट है कि नशे का कोई बॉर्डर नहीं होता। नशा कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है जी। जिस आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हो, जिसकी पंजाब में सरकार है, हरियाणा में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में व्यापारी डरे हुए हैं, बेटियां सुरक्षित, व्यापारी डरे हुए हैं। अच्छा। व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी वर्ग ये डरा हुआ है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस पुलिस के ऊपर जनता की रक्षा करने का दायित्व है वो पुलिस सुरक्षित नहीं है। अब बताए तो इनमें से आज तक किस व्यापारी की, मेरे इतने मित्र बैठे हैं, या आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट, या आपने अपने टीवी चैनल पे कब चलाया कि देखिए ये 10 मैंने व्यापारियों के इंटरव्यू लिए और ये डरे हुए थे? कोई एक उदाहरण आपके चैनल ने चलाया हो? मैं तो सुशील गुप्ता से विश्वसनीय आपके चैनल को मानता हूं। क्या आपके चैनल ने कोई ऐसी खबर चलाई? आप यहां एंकर हैं, आपके दूसरे एंकर, 2 एंकर नीचे बैठे हैं, कोई पुष्टि करे भाई। आप तो अपने चैनल को तो 24 घंटे कहीं ना कहीं मॉनिटर करते होंगे। कब ये खबरें चली कि हरियाणा के 10 व्यापारियों ने कहा कि हम डरे हुए हैं इसके कारण? आज हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे हुड्डा साहब हो, दोनों ही फेल हो गए। आज एक नारा चलता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। नारा क्या चलता है कि हुड्डा जी आने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक दबंग लोगों के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है जी हुड्डा जी आने वाले हैं। और दक्षिण हरियाणा में एक नेता कल बीजेपी से गए कांग्रेस में, उन्होंने कहा दक्षिण हरियाणा में भी हमारी 2 से 20 सरकार हो जाएगी। पर मेरा कहना है अगर वो फिर से आ गया तो क्या दक्षिण हरियाणा की नौकरी जो मनोहर सरकार में मिल रही है वो छीन नहीं ली जाएगी? क्या आज महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, रेवाड़ी में और इसमें गुरुग्राम में, चाहे साहबी नदी हो, चाहे कृष्णावती नदी हो, चाहे दोहन नदी हो, बारिश में हम इसमें पानी डालते हैं जिससे ग्राउंड वाटर होता है, तो जो पानी एक विशेष एरिया में चोरी करके वहीं रोक लिया जाता, तो क्या दक्षिण हरियाणा का पानी दोबारा से कंटिन्यू रहेगा? और जब हमारी सरकार नहीं आई थी उस समय जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, मान लीजिए राविंदर जी थे, आज हमारे बड़े नेता है पार्टी के, वो प्रश्न उठाते थे हुड्डा साहब से, ये कहते थे कि दक्षिण हरियाणा को जीएमडीए चाहिए, दक्षिण गुड़गांव को अपना विश्वविद्यालय चाहिए, गुड़गांव को अपना मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमने जो जो उस समय दक्षिण हरियाणा को अपेक्षा थी हुड्डा जी से, एक एक अपेक्षा को, चाहे वो कांग्रेस की अपेक्षा हो, चाहे वो इनेलो की अपेक्षा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अपेक्षा हो, एक एक अपेक्षा को पूरा करने का अगर जिस व्यक्ति ने काम किया उसका नाम है श्री मनोहर लाल। के नेता अभय चौटाला तो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब और बीजेपी इनकी तो सांठगांठ है, ये तो मिलकर काम करते हैं। तो काम क्या करते हैं वो बताएं। मिलकर काम करते हैं, मिलकर साथ चलते हैं। बीजेपी ने आज तक हुड्डा साहब पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ हमने बहुत सारे सबूत दिए आप थे। इसके चलिए मैं आपके इसकी और आप ये कहना चाह रहे और हैं। अब जनता के बीच हम जा रहे हैं। 2000 गांव का दौरा मैं कर चुका हूं। जनता एक ही आवाज करे कि इन दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों की सरकार को सत्ता से बेदखल करिए। चलिए आपका कहना यह है कि अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब हमारे व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। आप लोगों तो कांग्रेस को चाहिए उन पे कार्रवाई करें। ये भाजपा से तो जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। अगर ये लगते हैं कि हुड्डा साहब जवाहर यादव के कहने पे काम करते हैं, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं हुड्डा साहब वास्तव में मेरे कहने पे काम करते हैं। अब इसको कांग्रेस स्वीकार करे, मैं तो मना नहीं कर रहा। हुड्डा साहब केवल अपने पुत्र के लिए काम करते हैं। किसी भी तरह उनका बेटा नेता बन जाए, देखिए दोनों चीजों में अंतर है। विधायक बनना, सांसद बनना आसान है, नेता बनना मुश्किल होता है। विधायक और सांसद कोई भी बन सकता है, नेता बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, जनता के बीच में जाके उसके जैसा महसूस होना होता है। और हरियाणा में वो नेता नहीं चल सकता जिसको क्या नाम है, लौकी में और आलू में अंतर नहीं पता, उसमें वो हरियाणा नहीं चल सकता। आपको सुषमा स्वराज जी का वो याद होगा। हरियाणा में वो भी नेता नहीं चल सकता जो ये कहेगा कि ये खट्टर पट्टर कहां से आए हैं, ये जहां से भी आए हो इनको बिल में डाल देंगे और ऊपर से डांट लगा देंगे। तो जो इतना अपरिपक्व सांसद हो वो सांसद तो बन गया पर नेता नहीं बन सकता। और हुड्डा साहब की ये तपस्या मुझे लगता है कामयाब नहीं होगी। इसमें हुड्डा साहब फेल होंगे बेटे को नेता बनाने में। जिस तरह से सोनिया गांधी
अपने पुत्र को नेता नहीं बना पाई, ऐसे हुड्डा साहब भी अपने पुत्र को नेता नहीं बना पाएंगे। नहीं, अब सांसद तो सोनिया जी ने भी बना लिया, राहुल गांधी ये कहते हैं कि सांसद सदन के सोनिया अंदर जी ने भी डरो बना मत, लिया डरो और मत, सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो ने भी बना बोलने लिया। आते हैं, वो कहते हैं कि जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे होते हैं तो उनके चेहरे से कैमरा हटा दिए जाते हैं। राहुल गांधी जब बीजेपी के सांसद कुछ बोल रहे होते हैं तो कहते हैं डरो मत, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपको। आप कह रहे हैं कि वो नेता नहीं बन रहे। अगर उनके कैमरे से नजर हटती तो जो उन्होंने आंख मारी थी वो कैसे कैद होती? संसद में जिसको सांसद की गरिमा नहीं पता, जो इसमें बैठा है, तो उनकी आंख मारने को कैमरा कैसे पकड़ता? तो इसका मतलब उन पे नजर है। वो जो सभी सांसद होते हैं 545, सब पे कैमरा रहता है। संसद में जो बैठा है वो हमारा माननीय संसद है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। परंतु ये कांग्रेस को चाहिए कि उन पे कैमरा कम से कम हो, क्योंकि जितना उन पे अधिक से अधिक कैमरा होगा उतने वो फंसते चले जाएंगे। इसलिए तो कांग्रेस के जो सांसद या जो नेता वो हमारे भी मित्र होते हैं। आपसी बातचीत में कहते हैं यार बस आपको ना राहुल हमारे लिए कम काम करते हैं, आपके लिए ज्यादा करते हैं। तो ये कांग्रेस में जवाहर यादव जी, एक दो सवाल और हैं। आपकी पार्टी ये कहती है कि हमने बहुत काम किए, विकास किया। मैं बादशाहपुर का ही जिक्र कर रहा हूं और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं। तो जो बादशाहपुर के पूर्व विधायक थे बीजेपी के, राव नरवीर साहब, उनका टिकट क्यों कट गया था? काम न करने की वजह से कटा था या कुछ और वजह थी कि इसलिए कि काम नहीं कर पाए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए? और अब पार्टी ने फिर, चाहे आप भी कोशिश कर रहे हैं और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, एक तो किसी भी व्यक्ति का टिकट देना ना देना पार्टी का निर्णय है। इसके कारण कहीं मेरे मित्र राव नरवीर का कद छोटा हो गया होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। वो पहले भी पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो आज भी पार्टी के प्रमुख नेता है और वो आगे भी पार्टी के प्रमुख नेता रहेंगे। मैंने आपको एक कहा था, अगर मेरी पंक्ति पे ध्यान रखेंगे, सांसद विधायक बनना आसान है, नेता बनना कठिन काम होता है। और मुझे खुले मन से कहने में कोई दिक्कत नहीं है, राव नरवीर जी नेता है, तो इसलिए इसमें कोई गुरेज नहीं है ये। अच्छा जवाहर यादव जी, अब जिस तरह से आगे चुनाव का माहौल है, एक आवाज आ रही है देश के अंदर कि हो सकता है हरियाणा के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएं। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी हर तरह से तैयार है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए इस तरह की स्थिति? देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं या जिस अधिकार को लेना मेरे बस में नहीं है, वो निर्णय तो ऊपर के लोगों को करना होता है, तो उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना बनता नहीं है। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि नड्डा जी की और मोदी जी की, खट्टर जी की और धनखड़ जी की ये सेना ऐसी है, चाहे चुनाव आज कराओ चाहे साल बाद कराओ, बहुमत के साथ जीत कर आएगी। एक सवाल बहुत से लोगों का गुड़गांव में खास तौर से, क्योंकि ये चमकता हुआ शहर है, कंस्ट्रक्शंस की बात होती है, एफआईआर का था और सरकार ने बढ़ाया था, फिर उस पर रोक लगा दी। आपसे मुलाकात भी हुई थी बहुत सारे लोगों की, उन्होंने कहा कि अब लोग परेशान हैं, जो भी ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है, तो उस पर प्रतिबंध कब हटेगा और इसकी क्या वजह रही? देखिए, तो फायदेमंद चीज थी। मेरे प्रश्न के बहुत से उत्तर आपने दे दिए और कई बार अनायासी जाने अनजाने में सच तो निकलता ही है। आपने कह दिया ये चमकता हुआ शहर है, तो इसमें सब प्रश्न के उत्तर आ गए। गुड़गांव बहुत डेवलप हो रहा है, चमकता हुआ शहर है। बाद में एक 4th फ्लोर का शायद आप पूछना चाह रहे हैं, इस पर और वो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी, काम भी शुरू कराए गए, वो रुक गए, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसमें हमने भावना ये की थी कि ये मेट्रो शहर होने के कारण आप जमीन को नीचे नहीं बढ़ा सकते, आप जमीन और घर अब केवल ऊपर बढ़ेंगे। इसमें परंतु 4th फ्लोर के कारण कुछ पड़ोसियों ने आपत्ति की, उसके ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है। पी राघवेंद्र राव जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं। मुझे लगता है जल्दी उस पर जो भी शायद बता रहे हैं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जून में, शायद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो उसमें कुछ संशोधन है। तो उस पर आपको लग रहा है कि जो डिमांड उठ रही है इस प्रतिबंध को हटाने की, सरकार इस प्रक्रिया में सोच रही है? देखिए, जो निर्णय कमेटी ने करना होता है, एक तो वो कमेटी ने करना होता है, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ कोई भी जो कमेटी बनती है उसमें किसी भी सदस्य को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती और उस कमेटी में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कभी इस तरह की नहीं होता, जिसका जो काम है वो करता है। अब उसमें क्या मत है उनका, कमेटी क्या कहेगी, क्या सरकार को रिपोर्ट भेजेगी, अभी मुझे लगता नहीं कि शायद सरकार को रिपोर्ट आई है, मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं, पर शायद नहीं आई है जितनी जानकारी मुझे है। अगर आई होगी तो जल्दी उस पर निर्णय ले लेंगे, अगर नहीं आई होगी तो मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कमेटी के माननीय सदस्य हैं उनको आग्रह करूंगा वो जल्दी से जल्दी सरकार के आखिरी सवाल जवाहर यादव जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, एक तरफ
कांग्रेस ये कह रही है कि हर वर्ग परेशान है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ना स्कूलों की बात करते, ना स्वास्थ्य की बात करते, जाति धर्म ले आते हैं। इसके अलावा इनेलो अपनी बात कर रही है, जेजेपी के साथ भी हो सकता है गठबंधन में चुनाव हुआ ना भी हो, दोनों बातें। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि अब दोबारा से फिर जनता तीसरी बार मौका देने वाली है? देखिए, अच्छा रहता अगर आप मुझसे स्कूल के बारे में प्रश्न करते, आपने नहीं किया। आप मुझसे पूछते हमारे यहाँ अस्पताल की क्या स्थिति है, मैंने उसमें सब जोड़ दिया। हाँ, तो फिर मुझसे सुनिए, फिर मुझे आप 5 मिनट दीजिए, पूछिए। मैं तो चाहता हूँ कठिन से कठिन मुझसे पूछे जाए। हमारे स्कूल का जब से हमारी सरकार आई है उसमें स्कूल का परिणाम क्या हुआ है, पूछिए। मैं आपको तुलना देके आता हूँ। मैं तो चीजें लेके आया था, परंतु मैं रोजगार भी लेके आया था प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी उसमें। मैं आपके हुड्डा साहब की भर्तियों के वो भी लेके आया था, कितनी भर्ती रद्द हुई। इसी तरह हॉस्पिटल में किसानों को लेकर, कर्जे को लेकर, नौकरी को लेकर, परंतु हमसे कोई ये प्रश्न करता नहीं है। दिक्कत यह, खासकर मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि आप लोग भी, एंकर मित्र भी, केवल जाति और धर्म को लेके आते हैं। मुझसे किसने पूछा कि हरियाणा में कितने रोजगार हुए? 1,10,000 सरकारी रोजगार मनोहर लाल की सरकार दे चुकी है, 65,000 की तैयारी है। हुड्डा साहब के समय में टोटल 64,000 मिले, 9.5 साल की उनकी सरकार में। चौटाला साहब की सरकार तो 10,000 से नीचे दे गई। हुड्डा साहब की 11 भर्तियां रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, माननीय न्यायालय ने रद्द की भ्रष्टाचार अनियमितताओं के चलते। हमारी आज तक एक भर्ती, जो ये बार बार कहते हैं ना पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए, आज तक आपको भी कहता हूं रिसर्च कीजिएगा। जो आपके 2 साथी बैठे हैं या आपकी रिसर्च टीम जो चैनल की होती है, वो रिसर्च करें। क्या खट्टर सरकार की कोई एक भी भर्ती माननीय न्यायालय ने अनियमितताओं के चलते रद्द की है? हमने हुड्डा साहब से ज्यादा रोजगार दिया और जब तक हमारा कार्यकाल पूरा होगा, हुड्डा साहब के 2.5 गुना सरकारी रोजगार हम देंगे। केवल सरकारी रोजगार की बात करता हूं। इसके अलावा आज बात करते मुझसे आप पंजाब के वो जो सीएमआई की रिपोर्ट बार बार आप कहते हैं ये तो कांग्रेस के लोगों की है, फिर बार बार फिर वो सवाल आता है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई जब यूपी में वो सही है, यूपी में उसके आधार पर आंकड़े पेश किए जाते हैं नौकरी के, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं मानते? किसको? सीएमआई की जो रिपोर्ट सीएमआई बेरोजगारी में तो बार बार ये कह रहा है। सीएमआई के जो मिस्टर शाह है, सीएमआई के मिस्टर जो शाह है, वो कांग्रेस का संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी, जो संविधान मतलब सॉरी, जो घोषणा पत्र बनाने वाली 2014 की कमेटी थी, उसके सदस्य हैं। और वो मजेदार चीजें क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 18 साल तक, वो सॉरी पहला उनका जो कॉलम है वो 15 से लेके 19 साल तक है। वो ये कहते हैं कि इसमें 70% लोग लगभग बेरोजगार है। भाई साहब, मैं कहता हूं मुझे खुशी होगी अगर उसमें 100% लोग बेरोजगार होंगे। हम सक्षम हरियाणा के लोग हैं। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा 15 साल का बच्चा जाके कहीं मजदूरी करेगा, कहीं रोजगार करेगा? मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। और वही कमेटी कहती है कि 30 साल में आकर ये बेरोजगारी दर 5% रह जाती है, और जब व्यक्ति 38 साल का होता है ये आ जाती है 1 पॉइंट में, यानी कि 1% भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होते। ये तो मैं उस कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूं। अगर वो अपनी कमेटी का मूल्यांकन करेंगे ढंग से, तो उनको लगेगा उनकी रिपोर्ट कितनी बेकार रिपोर्ट है। मतलब आप ये जितने चैनल बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछता हूं, चलिए आप 15 साल की उम्र में अपने बच्चे को किसी रेस्टोरेंट में जॉब लगवाना चाहेंगे, सफाई, भाई 15 साल का बच्चा तो सफाई करेगा, झाड़ू करेगा, पोछा लगेगा। अगर वो 10वीं पास भी नहीं हुआ है, उससे आप रोजगार कराना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे खिलाफ जिस आंकड़े का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैं हरियाणा के लोगों को भी कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि यहां बेरोजगारी है, और बेरोजगारी में सबसे अधिक बेरोजगारी 15 साल से 19 साल के बीच में। जितने यहां व्यक्ति बैठे हैं, चाहे वो मेरे पक्ष का हो, चाहे विरोधी विचारधारा का हो, चाहे वो इनेलो का बैठा हो, चाहे जेजेपी का, कौन ये स्वीकार करेगा कि हम, अगर इनकी सरकार आती है, अगर इनकी सरकार आती है तो ये बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, और 15 साल की उम्र में सबको कहीं सड़क पे, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं और जगह रेस्टोरेंट में झाड़ू पोंछे इनका काम कराएंगे। 15 साल का बच्चा यही करेगा। इसलिए हमें ऐसा रोजगार नहीं देना। हाँ, जब सेटल होने की उम्र होती है, आज मेट्रो सिटी में शादी आदमी 30-35 साल में करने लगा है। अगर आदमी 30 साल में, मैं कहता हूं 28 साल में, मेरे विवाह भी 28 साल में हुआ था, अगर मैं 28 साल में, तो उससे एक साल पहले ही मैंने सोचा था मुझे रोजगार चाहिए, क्योंकि नहीं तो मैं छात्र नेतागिरी करता था, संगठन में काम करता था, मुझे कभी लगा ही नहीं मुझे रोजगार। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे सेटल होना है, मुझे विवाह करना है, उससे 1 साल पहले मैंने काम धंधा शुरू कर दिया। आप और मेरा निवेदन है, अगर आपको इशारा हो रहा होगा कि जल्दी करो, अब टाइम हो गया। बेरोजगारी
मैं अगर मनोहर लाल जी से अच्छा किसी ने काम किया हो, जो मेरे मित्र आएंगे पूछ लेना, आंकड़े नहीं होंगे, अगर आप मुझे इजाजत होंगे मैं रुक जाता हूं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने का उत्तर दे देना। हॉस्पिटल के मामले में मैं लेके आया हूं, आरटीआई लेके आया हूं अरविंद केजरीवाल की। 2015 तक 34 हॉस्पिटल थे दिल्ली सरकार के, आज तक वो 34 ही हैं। उसके बाद 2022 की भी आरटीआई है। 2015 में पूछा हमारे वहां के विधायक ने, एक विधायक के नाम की वो आरटीआई है, तब आया कि 34 हॉस्पिटल है दिल्ली में जो कि दिल्ली सरकार के हैं। 2022 में भी पूछा कि जो है वो 34 है। उसके बाद इन्होंने 23 में फिर इन्होंने जो अनाउंस किया था, मैंने उस पर रिसर्च किया, मैं उन साइटों पे गया तो वहां कुत्ते चल रहे थे, वहां केवल बोर्ड लगा हुआ था दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल, जिसको वो कहते हैं हमने हॉस्पिटल खोल दिया, वो उनका 35वां हॉस्पिटल है। और उसके बाद इनके स्कूल देखना हो तो मेरे पास में है, मटियाला गांव चले जाओ, विश्वासन के पीछे मटियाला चले जाओ, शिकारपुर चले जाओ, उन गांव में मैं खुद होके आया। अभी गुजरात की टीम आई थी, उनके सदस्य के रूप में मैं भी गया था। वहां के डेस्क की हालत देखिए और पंजाब देखिए। मेरा तो यह है कि आज मैं किससे उत्तर मांगू। मेरी इच्छा ये थी कि मेरे से भी कोई प्रश्न करता और मैं भी किसी से प्रश्न करता, तब पता चलता हुड्डा साहब ने क्या किया था 10 साल में, आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर रही है और दिल्ली में क्या कर रही है। एक लास्ट लाइन, क्योंकि आपकी मर्यादा का मुझे भी पालन करना है। आज वो कहते हैं कि हमने दिल्ली को बहुत अच्छा बना दिया और हमने फ्री बिजली दी है 200 यूनिट। मैंने 200 यूनिट का हिसाब लगाया, हमारे यहाँ 200 यूनिट बिजली किस रेट में आती है। 0 से लेके 150 तक हमारे यहाँ बिजली यूनिट का प्राइस है 2.5 रुपए। यानी कि अगर हम 150 बिजली होते तो लगभग 350 रुपए की बिजली वो, और उसके बाद आ जाते हैं 5.25 रुपए का रेट हमारे यहाँ, यानी कि 50 यूनिट 5.25 रुपए के हिसाब से होती, तो लगभग 10 ये, तो कुल मिला के 1000 रुपए से नीचे की बिजली वो फ्री दे रहे हैं। और अंकुश क्या लगा दिया आज, बोल दो एक मिनट जल्दी से। हाँ। मतलब मुझे तो पढ़ के इतनी पीड़ा होती है। इसका अपने मान साहब का इंटरव्यू था कि पंजाब में 90% लोगों का बिजली बिल हुआ 0। अत्याचार है वो 200 यूनिट फ्री करते हैं और जैसे ही 201 यूनिट होगी आपको 1 से लेकर 201 यूनिट का हर एक का पेमेंट करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति केवल मीटर के आगे खड़ा रहता है। मेरे घर में कोई बीमार है, मैं कूलर नहीं चला पाऊंगा क्योंकि 200 से ऊपर यूनिट चली जाएगी। तो इस तरह का अत्याचार करना और विज्ञापन पे खर्च करना। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी। कोशिश थी, सारे सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने सवाल पूछे नहीं। बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी, आप मंच पर रहिएगा। तो आप सबने सुना कितनी तैयारी के साथ जवाहर यादव जी आए और हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। और आपने खुद देखा कि बात में बात कम और पड़ताल कुछ ज्यादा थी, सवाल भी इतने ही थे और हर सवाल का जवाब में कुछ बात ज्यादा थी। और आज जिस तरह से इस मंच पर हम बातचीत कर रहे हैं देश और प्रदेश के विकास के, तो यहाँ पर सवाल भी ज्यादा रहेंगे, जवाब भी ज्यादा रहेंगे और उसी तरह आपकी तालियों की गड़गड़ाहट भी ज्यादा रखे तो ये मौका और ज्यादा खास हो जाएगा। सम्मानित किया जा रहा है जवाहर यादव जी को और खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन ने उन्हें सम्मानित किया है। बिल्कुल तो बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी, बड़ी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया है। और